बाबर आजम इज आवर कैप्टन। बाबर आजम अच्छी तरह अपनी टीम को लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक जब तक मतलब वो अच्छा कर रहे हैं तो क्यों किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या हम उनको किसी किस्म का ऐसा शायबे का इजहार करेंगे जी कोई चीज़ हो रही है। अब एक और सवाल है जिसके ऊपर पूरी कौम जो है ना वो आपसे जवाब सुनना चाह रही है, वो सवाल है मोहम्मद आमिर से रिलेटेड। तो पाकिस्तान तो ब्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ ग्रेट, मतलब जो फास्ट बॉलर्स का हमारे पास जो इस वक्त मवाद मौजूद है उसमें तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। किसी को भी वापस आने के लिए बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी तो वो आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं ज़ुबैर अली ख़ान। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। उनसे बात करेंगे। हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वी न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बहुत करम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ कुछ बातचीत कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। हारून साहब, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस हुई। अब न्यूज़ीलैंड का दौरा है। एक तजुर्बा किया नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में। अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में तो नहीं गए, लेकिन इस तजुर्बे को आपने किस तरह पाया, कैसा देख रहे हैं, ये तजुर्बा कैसा रहा आपके लिए? मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड इसका ये बताऊँगा कि हमारे सामने जब हमें ये चार्ज दिया गया, जब मुझे चीफ सेलेक्टर बनाया गया, तो मुझे पाकिस्तान की फ्यूचर में जो-जो भी एंगेजमेंट्स थी, उनकी जब मैंने डिटेल माँगी, तो उसमें 2 ऐसे इवेंट्स थे जो कि इसी साल हो रहे थे, जिसमें एशिया कप था और दूसरा हमारे पास वर्ल्ड कप था। तो वो वनडे फॉर्मेट था। 2024 में टी20 का वर्ल्ड कप था। तो हम अभी जो मैच अफगानिस्तान से खेल रहे थे वो हम टी20 के फॉर्मेट में खेल रहे थे। तो एक हमारे पास एक विंडो अवेलेबल थी कि हम ऐसे यंगस्टर्स जिन्होंने बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस दी हुई थी उनको हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है हम वो ट्राई आउट कर सकें। सो वो चीज़ जो है वो हमने कोशिश की थी और आई थिंक उसके हमें रिजल्ट्स तो अच्छे आए। उसकी रीज़न ये है कि ठीक है, आप हार जीत की बात करते हैं, अगर वो भी आप देखेंगे तो बहुत क्लोज गई हैं दोनों वो मैचेस जो हम हारे हैं। और इनफैक्ट हम विनिंग पोजीशन पे थे एट वन कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हमसे ज़्यादा हुई। लेकिन इररिस्पेक्टिव जो हमें वहाँ से हासिल करना था, 2-3 प्लेयर्स हमें बहुत अच्छे मिल गए जो आप देख रहे हैं कि हम उसको लेकर आगे चल रहे हैं। अब न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ आपने ये होम सीरीज़ है, स्क्वाड पूरा अनाउंस कर दिया है। अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि होम सीरीज़ के दौरान मुकम्मल स्क्वाड नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है तो तमाम प्लेयर्स को मौका दिया जाता है। तो क्या इसके पीछे क्या सोच है? आपने पूरा स्क्वाड क्यों अनाउंस किया? क्यों आपने मैचेस के साथ प्लेयर्स को मौका नहीं दिया? देखिए, एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि अगर आप टूर की हमारी जो शेड्यूल देखें, तो उसमें बैक टू बैक मैचेस हैं। एक एक दिन के बाद दूसरा मैच, फिर उसके बाद देखें कि मुसलसल ईद की थोड़ी-सी छुट्टियाँ आएँगी, उसके बाद फिर बैक टू बैक मैचेस हैं। जब आपके बैक टू बैक मैचेस हों, तो आपको पूरा स्क्वाड ही लेके चलना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, टीम मैनेजमेंट से हमारी बात हो गई है कि जब वो फ़ील करेंगे, अगर किसी लड़के को जो रिज़र्व में बैठे हुए हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको उनको वो कुशन भी दे दिया हुआ है कि जहाँ वो समझेंगे कि अगर उनको ज़रूरत है किसी नए प्लेयर को इस्तेमाल करने की, तो वो उसको कर सकते हैं। तो इनफैक्ट ऐसा नहीं है। और अमूमन देखिए, हमारा ट्रेडिशन भी बहुत पुराना चला आ रहा है। दुनिया भर में टीमें पहले अनाउंस हो जाती हैं। हमारे यहाँ लास्ट मिनट तक वही सस्पेंस रहता है। फिर हर कोई चाह रहा होता है कि मुझे पता लग जाए कौन सी टीम है, कौन सी नहीं है। सो हमने कहा कि ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। टी20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, वनडे का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है और हमारे पास सिर्फ 8 मैचेस रह गए हैं बिफोर द वर्ल्ड कप। तो हम यहाँ पर तो कोई भी हम वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपेरिमेंट्स के में गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हमारा जो मिक्स है 15 से 20 प्लेयर्स का, वो हम एक साथ रखें और उनको कोशिश करेंगे इनको ग्रूम और डेवलप करते रहें, प्रिपेयर करते रहें कि ये एशिया कप और वनडे के लिए तैयार हो जाए। आपने हारून साहब वर्ल्ड कप की बात की। हमारे पास स्क्वाड में अगर नज़र दौड़ाएं तो तकरीबन 5 से 6 ओपनर्स तो मौजूद हैं। हारिस और साइम अयूब नौजवान हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर जमान हैं, बाबर और रिजवान ऑलरेडी ओपनिंग पेयर सक्सेसफुल पेयर है। मिडल ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड कप के लिए आप क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की टीम जो है वो अपना मिडल ऑर्डर मजबूत कर सकती है? देखिए, यहाँ भी थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि लोग यही कह रहे हैं कि इतने सारे ओपनर्स हैं। अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके देखा हो, तो हारिस मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं। साइम अयूब भी मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं। ये अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे। और दूसरा जो टी20 का फॉर्मेट जो आ गया है ना, उसमें सारे जो बैट्समैन हैं ना, वो फ्लोट करते हैं।
नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनली यही हो रहा है कि आपके जो है ऑस्ट्रेलिया उसको कमिंस को नीचे से अगर आप देखें, मैक्सवेल को ओपन करा देते हैं, कैमरन ग्रीन को ओपन करा देते हैं, मिचेल मार्श को ओपन करा देते हैं, फिर उन्हीं को वो नीचे भी ले जाते हैं। सो इनफैक्ट सब लोग इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि उनके पास ऐसे बैट्समैन मौजूद हों, और ये फिर टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि उनको उस तरीके से ढाला जाए। क्योंकि देखिए 20 ओवर का ये खेल है जिसमें 10 ओवर एक एंड से होने हैं, 10 ओवर एक एंड से होना है। बॉल पुराना नहीं होता, बॉल वैसे ही रहता है। आपको तो पता ही है कि नया बॉल जो है वो 20 ओवर के बाद जाके कहीं पुराना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो ज़हन में आया हुआ है लोगों के, जो इतने सारे ओपनर्स हैं, एक्चुअली T20 के फॉर्मेट में जिनका स्ट्राइक रेट जो कम बॉलों पे ज़्यादा रन बना सकते हैं, वो किसी भी नंबर पे जाके बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखते हुए, और ऑब्वियसली कैप्टन की इसमें मशावरत शामिल थी। उसने 2-3 प्लेयर्स को देखा अपने साथ PSL में भी, और उसके बाद जब वो वहाँ गए थे शारजा, ये लोग वहाँ भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई। तो उनको कंटिन्यू करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास T20 में अभी भी गुंजाइश है कि हम थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, जब से नई मैनेजमेंट आई है, जब से ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, एक कंट्रोवर्सी कैप्टनसी के हवाले से भी रहती है। हमेशा बाबर आज़म जो कप्तान हैं हमारे, वो ख़बरों में रहते हैं। वंस फॉर ऑल इस मसले को क्लियर क्यों नहीं कर देते, क्यों अनाउंसमेंट नहीं कर दी जाती? आप क्या समझते हैं कि कप्तान जो है वो तीनों फॉर्मेट के मुख्तलिफ कप्तान होने चाहिए? एज अ चीफ सेलेक्टर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये लोगों को समझनी चाहिए कि कैप्टन का जो ताल्लुक है वो चीफ सेलेक्टर के साथ नहीं होता। ये चेयरमैन की स्वाबदीद है कि वो कैप्टन कब रखते हैं, कब नहीं रखते। लेकिन ये भी मैं हैरान होता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी स्पेकुलेशन पे बेस्ड है। मैं नहीं समझता कि कभी किसी ने कोई ऑफिशियली कोई चीज़ ऐसी कही कही हो। ना तो मैंने कभी चेयरमैन साहब को सुना, मेरी उनके साथ इतनी मुलाकातें होती हैं, कभी कभी डिस्कशन ये ऐसी नहीं हुई। लेकिन मीडिया में सम और दी अदर ये चीज़ें आती थी। देखिए, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि क्यों ये सिलसिला हुआ, क्योंकि जो अफगानिस्तान की सीरीज़ का हमारा बहुत लेट उनके साथ जब एग्रीमेंट हुआ, तो ये अफगानिस्तान की सीरीज़ तो आपके FTP में थी ही नहीं थी। अगर आप देखेंगे जो पाकिस्तान का पूरा जो चार्टर, जो अगर आप FTP देखें, जो टूर प्रोग्राम था फ्यूचर का, उसमें तो कहीं भी नहीं थी अफगानिस्तान की ये सीरीज। तो ये ऑल ओवर सडन मैंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेल्प करने के लिए हमने T20 के फॉर्मेट में 3 मैचेस उनको दे दिए। अब ये एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो जब तक उनसे मुआहदा नहीं हुआ उस वक्त तक चेयरमैन साहब ने चीजें अपने पास रखी। उसके बाद उन्होंने कहा क्यों ना हम जो है नए लड़कों को हम ट्राई करके देखें, ये लड़कों ने इतना परफॉर्म किया है, तो इसके अलावा आगे तुम्हें कोई विंडो ना मिलती। सो ऑब्वियसली जो हम लोग यहाँ बैठकर PCB में बैठ के जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो हमारे अपने सामने जो हालात मौजूद होते हैं, जो सिचुएशन हमारे सामने होती है, उसको देख के हम करते हैं। वेयर एज जो बाहर आप लोग बैठे हुए हैं, या जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए हैं, वो आउटसाइड व्यू अपना देते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कैप्टनसी का कोई इशू नहीं है, और इतना करीब आके वर्ल्ड कप, एशिया कप करीब है, आप सोचें कौन ये चीज़ सोच सकता है। नई टीम मैनेजमेंट आ रही है, तो मेरे अपने नज़दीक ये अननेसेसरी स्पेकुलेट करते हैं लोग। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाबर के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आके उन्होंने जिस तरह की मीटिंग की, चेयरमैन से भी उनकी मुलाकात हुई, तो ऐसे किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। लेकिन धुआँ वहीं से उठता है हारून साहब जहाँ आग लगी हो। तो कहीं न कहीं जब ये बात मीडिया में गर्दिश करती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको कैटेगोरिकली डिनाई भी तो करना चाहिए। वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए कि बाबर आज़म के ऊपर प्रलय है और वो वर्ल्ड कप तक के तो कप्तान रहेंगे। और टेस्ट और T20 के हवाले से भी थोड़ा-सा कर दीजिए तो वाज़ेह मैं कि क्या आप समझते हैं कि तीनों फ़ॉर्मेट सॉरी में टू कट यू, ए मतलब मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जिसमें चेयरमैन ने और मैंने जब हम अफगानिस्तान की टीम अनाउंस कर रहे थे, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि बाबर आजम इज आवर कैप्टन। तो वो तो जो भी स्पेकुलेशंस थी, वो तो आपके चेयरमैन जो PCB हैं, उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी की जो चेयरमैन है, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया था वहां पर। तो उसके बाद तो सारी ये चीजें जो हो रही हैं, वो अपने ओन पे ही सारी चीजें लोग कर रहे हैं ना। आई थिंक हमारी तरफ से तो ऑफिशियल वर्डिक्ट चेयरमैन ने दे दिया था। तो सही। अननेसेसरी उसको लेके लोग स्पेकुलेट करते हैं, जो कि आई थिंक अच्छा नहीं है, हार्मनी थोड़ी सी इफेक्ट होती है इसमें। ओके, एज अ साबिक कप्तान, एज अ साबिक टेस्ट क्रिकेटर, आप क्या समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स में एक कैप्टन के साथ लेके चलना चाहिए, या फिर कुछ इसमें ट्राई हो सकता है? देखिए, 2-3 चीज़ें अपने ज़हन में आप रखें कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं बाहर के ममालिक की टीमों से, तो वो बहुत फ़र्क है। देखिए, उनका पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है।
उनके पास इतने प्लेयर्स हैं कि वो वेरियस फॉर्मेट्स की वेरियस टीम्स बना सकते हैं। वेरियस हमारे पास अब इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है जिसको मुख्तलिफ जगह पे हम फैला सकें। सो हमें इन्हीं को रहते हुए, सो ऑब्वियसली एक ही लीडर को रखते हुए, जब आपको पता ही है कि अब तो सिलसिला ये हो गया कि एक टेस्ट सीरीज कहीं हो रही है, वनडे कहीं हो रही है, T20 कहीं हो रही है। वेयरएज हमारा तो बैक टू बैक सिलसिला चल रहा होता है ना। आप खुद सोचें कि टेस्ट मैचेस, उसके बाद फिर वनडे मैचेस, फिर उसके बाद अगर आप देखें T20 मैचेस, तो अभी प्रॉब्ली मैं समझता हूँ कि अभी बहुत प्री मैच्योर है ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बात करना। बाबर आजम अच्छी तरह अपनी टीम को लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक जब तक मतलब वो अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, या हम उनको किसी किस्म का ऐसा शायबे का इजहार करेंगे जी कोई चीज़ हो रही है। सो मेरे अपने नज़ीर, आई थिंक अब सबको हमको कॉन्सेंट्रेट करना ये चाहिए कि एशिया कप के लिए टीम को हमने तैयार करना है, वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना है, और T20 वर्ल्ड कप के लिए। सो उसके लिए हम सबको एक होकर सोचना चाहिए। हारून साहब, ये आपने बड़ा कैटेगोरिकली चीज़ जो है वो वाज़ेह कर दी है। अब एक और सवाल है जिसके ऊपर पूरी कौम जो है ना वो आपसे जवाब सुनना चाह रही है, वो सवाल है मोहम्मद आमिर से रिलेटेड। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई कि आपने मोहम्मद आमिर से, या सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद आमिर से रब्ता किया और कहा गया कि आप इस बयानबाजी से बाहर निकलें और अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं उनको कंसिडर किया जा सकता है? यार, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं तो इसको थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि जो प्लेयर्स हैं, उनका काम तो सिर्फ़ यही है ना कि वो परफ़ॉर्म करें, खेलें, और जो-जो भी वो जिस फ़ॉर्मेट में भी खेल रहे हैं, उसमें वो एक्सेल करें, ताकि वो सिलेक्टर्स को इम्प्रेस कर सकें कि जी हमने वापस टीम में आना है। दूसरी चीज़ कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान तो ब्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ ग्रेट, मतलब जो फ़ास्ट बॉलर्स का हमारे पास जो इस वक़्त मवाद मौजूद है, उसमें तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। किसी को भी वापस आने के लिए बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तो वो आएगा ना। आप हुँ। उनको उठा के देख लें, 5 से 6 आपके पास टॉप क्लास फास्ट बॉलर्स हैं, और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, चाहे उसमें आमिर हो या कोई और हो, अगर उन्होंने अपने आप को कम्पीट करना है, तो उसके बाद आके वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलें या बाहर की जगहों पे खेलें। आपको याद होगा कि जब मैंने चीफ सेलेक्टर बना था, तो मैंने कहा था कि हमारे लिए तमाम प्लेयर्स के लिए डोर्स ओपन है। आएँ, परफॉर्म करें, और बता दें कि आप इंटरनेशनल में उसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जैसे पहले करते चले आए थे। तो कोई हमें हर्ज नहीं होगा अगर कहीं किसी की कोई जगह बन सके। जहाँ तक ये कहना है कि सिलेक्शन कमेटी किसी से कॉन्टैक्ट करेगी, किसी को जाके वो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स। उनको पता है कि उनको वापस टीम में आने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये अननेसेसरी स्पेकुलेशन भी फजूल में मैं देखता हूँ कि नज़र आती है, और सिर्फ एक इंडिविजुअल के हवाले से। बाकी और भी तो प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई आई विश के ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। लेट द प्लेयर्स प्ले एंड परफॉर्म, और अपनी उसको जो पोजीशन है उसके लिए वो हमें मतलब टच करें कि ओके जी, वी आर रेडी टू कम बैक। अच्छा, एज़ अ चीफ़ सेलेक्टर आपकी सिलेक्शन के हवाले से क्या कंसिडरेशन है? क्योंकि आज़म खान टीम में आए, उनकी फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। आप क्या समझते हैं कि फ़िटनेस प्लेयर्स के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? और ज़ाहिर है जब नेशनल टीम को रिप्रेज़ेंट करते हैं तो फ़िटनेस को तो आप देखते होंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखें कि जब हम आए, तो हमने जब अपने आप, जब सारा हमने जो प्लेयर्स का हमारे पास जो पूल था, जब उसको हमने देखा, तो वो एक तकरीबन 15 से 20 प्लेयर्स के गिर्द-गिर्द घूम रहा था। सो जो हम ये फ़ील कर रहे थे एज़ एज़ सेलेक्टर्स, एज़ सिलेक्शन कमेटी, कि हमारी टीम मैनेजमेंट के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं कि अगर उनको किसी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके पास प्लेयर नहीं होते। सो हमने कोशिश ये की कि हम इस पूल को बढ़ाना शुरू करें, और इस पूल को बढ़ाने के लिए हमने उन तमाम नए प्लेयर्स को मौके देने की कोशिश की। जहाँ तक आपने फ़िटनेस की बात की, बगैर फ़िटनेस के तो कहीं भी कोई भी जो प्लेयर है, वो जगह अपनी बनाना मुश्किल है। देखिए, फ़िटनेस इज़ नॉट द ओनली इश्यू। फ़िटनेस के साथ-साथ परफ़ॉर्मेंस भी तो चाहिए। अगर आप परफ़ॉर्मेंस करेंगे, फ़िटनेस आप दिखाएँगे, तो तभी जाके आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सेल कर सकते हैं। जहाँ तक आपने आज़म खान की बात की, देखिए आज़म खान यहाँ पर पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर खेल रहे थे। फ्लैट पिचेस थी, कीपिंग में इतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर नहीं पड़ा, बैटिंग के ऊपर भी इतना प्रेशर इसलिए नहीं पड़ा कि आपको बॉल बल्ले पे आ रहा था। शारजाह की पिच बिल्कुल ही डिफरेंट थी, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्पिन भी हो रहा था, बॉल लो भी रह रहा था, तो विकेट कीपिंग का भी इशू वहाँ पर नज़र आया। उसके बाद उन्होंने 2 इनिंग जो उनका मेन
एक्चुअली चले हम विकेट कीपिंग को भी कह देते हैं कि कोई इशू नहीं है वहाँ, क्योंकि पिचेस मुश्किल थी तो वो नहीं अच्छा अगर वहाँ कर सके। लेकिन बैटिंग में तो कहीं ना कहीं उनको ये एक स्पार्क दिखाना चाहिए था कि जी क्विक फायर हमें रन्स करके या कुछ देते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद आपके नर्व जो हैं थोड़े से डेफिनेटली हर्ट होते हैं, और आप बहुत ज़्यादा सोच के जा रहे होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बदकिस्मती से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सीन से आउट हो गए। और दूसरा देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एक प्लेयर है ना, जो प्रोफेशनल प्लेयर है, उसको पता होता है कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो मैंने पूरी करनी है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आपकी फिटनेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, फिर आपकी टेक्निकल अवेयरनेस, फिर आपकी टेक्निकल एबिलिटी, फिर आपकी जो माइंडसेट जो आपका है, जो आपका मेंटल लेवल है, वो किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके आप compete करते हैं। सो ये वो 4-5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है अपना हमारा जो इंटरनेशनल प्लेयर है अपने आप को तैयार करता है। तो मैंने अपने नज़दीक ये तमाम के तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी इन चीज़ों का पता है। सो मैं इसी तरह आज़म खान और जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं उनको ये कहूँगा, अपने आप को सेल्फ असेस करें, अपने कोचेस से, अपने ट्रेनर से बात करें और बताएं कि कहाँ कहाँ हमारे ये एरियाज वीक हैं। अगर फॉर इंस्टेंस टेक्निकल या टेक्निकल में अगर कहता हूँ कि 1 to 10 के स्केल पे अगर आप कहीं 4 पे खड़े हैं, कहीं आप 6 पे खड़े हैं, और फिटनेस पे आप 2 पे खड़े हैं, तो यू हैव टू ब्रिंग दिस टू फिटनेस फ्रॉम 2 to 8 या 6 या 7, ताकि आप उसको आके एकदम से मिलें अपनी उस जो स्किल्स हैं जो आपकी दूसरी। सो आई एम श्योर कि ये सारे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ये इसके ऊपर डेफिनेटली काम करेंगे, और आइंदा अगर अच्छा करेंगे तो दे कैन इजीली मेक अ कमबैक। आपने नौजवान क्रिकेटर्स की बात की। एहसानुल्लाह एक ज़बरदस्त यंग सेंसेशन बॉलर हमें मिले हैं, और शाहीन शाह अफरीदी भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा यंग थे, इसी तरह सेंसेशन के साथ उन्होंने अपना जो है वो छाप छोड़ी थी। लेकिन वर्कलोड जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इंजरीज़ का वो शिकार हुए। और एहसानुल्लाह के हवाले से क्या प्लानिंग है? किस तरीके से उनकी वर्कलोड को जो है वो कोई प्लान किया जा रहा है कि कम किया जाएगा? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, आपने जो शाहीन आफरीदी की बात की, एग्जैक्टली यही वो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स हार्डली एक आध सीज़न, वो भी पीएसएल का सीज़न खेल के पाकिस्तान की टीम में चले जाते हैं। ना उनकी बॉडी ट्यून अप होती है, ना उन्होंने लंबी लंबी क्रिकेट खेली हुई होती है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पूरा सीज़न खेला हुआ होता है। खुशकिस्मती से हम ये समझते हैं कि एहसान उल्लाह ने एक पूरा फर्स्ट क्लास का सीज़न खेला है, जिसमें उन्होंने तमाम फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेली, जिसमें 4 डे भी है, जिसमें 1 डे भी है और T20 भी है। और उन्होंने ये बताया कि उनके पास उन्होंने 1 डे में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, उन्होंने इसी तरीके से 4 डे में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। सो वो एक अच्छा पैकेज है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रॉब्ली मैं ये फील करता हूँ कि अभी भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस। देखिए, जब हम फिटनेस की बात करते हैं, ये सिर्फ फिटनेस ये नहीं कि आपकी लीन फिगर हो गया, ये हो गया। फिटनेस ये है कि मैच में आप इस काबिल हैं कि जो नंबर ऑफ ओवर्स रिक्वायर है उसको आप पूरी तरह कर सकेंगे, और ओवर्स करने के बाद आप जो है वो फील्ड में जाके उसी उसी तरह फील्डिंग में जान मार सकेंगे, जो कि ज़रूरत होती है शॉर्टर फॉर्मेट में। सो ये वो सारी चीज़ें जो हैं ये टीम मैनेजमेंट की जहन में भी होंगी, और हमने भी उनको बताया कि इसको किस तरीके से आपने लेकर चलना है। आपके वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, आपके वहाँ ट्रेनर्स मौजूद हैं, आपके वहाँ फील्डिंग कोचेस मौजूद हैं, आपके वहाँ बॉलिंग कोच मौजूद है। सो इन तमाम सामने रखते हुए आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से उसको ये इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें ये आगे जाके जब भी ज़रूरत पड़े तो 100% दें। अच्छा, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की पाकिस्तान को थोड़ी-सी किल्लत का सामना है। फ़हीम अशरफ के साथ पाकिस्तान ने रिलाई किया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो प्लेयर्स पूल है, उस पे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के तौर पे पाकिस्तान की टीम में जगह बना सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत जब गौर व ख़ौस किया, प्लेयर्स के स्टैट्स को सामने अपने लेके आया, तो ये वो वाहिद जगह थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ील हुआ मुझे। क्योंकि हम देख रहे थे कि 3-4 प्लेयर्स, आमिर यामीन, अम्माद बट, हुसैन तलत, ये पिछले कोई 5-6 सालों से मुसलसल खेल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना सके। फ़हीम अशरफ भी आप देखेंगे टीम में आया और फिर बाहर हो गए, इंजरीज़ हो गई, जो ऐसे इश्यूज़ हुए। सो ये एक वाक़ई लम्हा फ़िक्रिया डेफ़िनेटली है कि हमारे पास फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इस वक़्त नज़र नहीं आ रहे। हमने अभी ए टीम में भी भेजा है, हुसैन तलत को दोबारा मौका दे रहे हैं। इसी तरह हमने आमिर जमाल को भी दोबारा मौका दे के ए टीम में भेज रहे हैं। तो हमारे ज़हन में ये है कि हमने इनको भी लेके तैयार करना है। दूसरी एक अच्छी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि हमारे फ़ास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की तलब महसूस हो गई है कि उनको भी बैटिंग करनी चाहिए।
सो अगर आप देखेंगे कि शाहीन आफरीदी बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर हारिस रऊफ नीचे से आके बड़ी अच्छी कभी कभी कैमियो खेल देते हैं। इसी तरह आपका अगर देखें मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो आके एक दो हिटें मार देते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा इनका मुझे फ्यूचर नजर आ रहा है कि अगर ये अपनी बैटिंग को थोड़ा और इम्प्रूव कर लें तो जो आ वाली बात है कि अगर ये हमारे फास्ट बॉलर्स बीच में 15-20 क्विक रन ऐड कर दें तो T20 फॉर्मेट में ये बहुत होते हैं। वर्ल्ड कप हारून साहब इंडिया में होने जा रहा है और इंडियन कंडीशन ज़ाहिर है स्पिनर्स को थोड़ा सा सूट करती हैं। तो पाकिस्तान की टीम में क्या समझते हैं कि वनडे क्रिकेट में ऐसा स्पिनर मौजूद है? इब्रार को भी टेस्ट किया, उसामा मीर भी मौजूद हैं। आपके ख्याल में इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के पास कोई तगड़ा स्पिनर अभी तक सामने नहीं आया? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम देखें कि इंडिया के भी अगर आप जैसे हमने स्पिनर्स की बात की तो आपके पास स्पिनर्स का पूल अच्छा है। मैं फील करता हूँ उसामा मीर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब खान आपके फ्रंट लाइन बॉलर में से हैं। मोहम्मद नवाज हैं। इवन अभी जो रिसेंट पास में अगर आप देखें कि जो इमाद वसीम ने अपनी फॉर्म दिखाई है बैटिंग और बॉलिंग की, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से वो वनडे क्रिकेट नहीं खेले, तो इसलिए हमको देखना होगा कि वनडे के उसमें वो कहाँ फिट इन कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है कैसे नहीं करती। लेटेस्ट स्टेजेस में जाके इसको देखा जाएगा। दूसरी तरफ आपने अबरार, मैं ये फील करता हूँ कि अबरार भी एक ऐसा स्पिनर आपके पास मौजूद है जो कि कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको मौके कैसे मिलेंगे कब मिलेंगे ये कहना कुछ कबल वक्त है। लेकिन डेफिनेटली ये सारे वो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि इंडिया की पिचेस को सामने रखते हुए हम इसको लेकर चल सकते हैं। हारिस सोहेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो इन एंड आउट रहे हैं टीम से। टीम में आते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन फिर कुछ इंजरी का शिकार होके बाहर हो जाते हैं। अभी इस वक्त उनकी क्या किस अवेलेबिलिटी क्या है, क्या कंडीशन है उनकी? देखिए, अभी आपको पता ही है कि 7 तारीख से यहाँ कैंप लग रहा है। आज सब रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद कल से जो है उनकी असेसमेंट भी शुरू हो जाएगी और वो प्रैक्टिस भी करेंगे। हारिस सोहेल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें उठे कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक इतने कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं। सम ऑफ द अदर जो इंजरीज की आप बात करते हैं, देखिए ये तो एक स्पोर्ट्समैन के साथ, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के साथ ये रहेगा कि वो कभी इंजर्ड होगा कभी नहीं होगा, फिट होकर वापस आएगा। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो फिर अपने बंदे के अपने ऊपर होती है। आप किसी को लाठी लेके नहीं हाँक सकते कि जी आपने फिट होना है। अगर मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, मुझे पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए मुझे कितना वक्त अपनी फिटनेस को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में और बाकी दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करने में मुझे लगाना चाहिए। सो आई होप कि अभी क्योंकि मेरी इनसे हारिस से मुलाकात नहीं हुई, कल वो जब ये आएंगे तो उनसे मुलाकात भी होगी। और आपने वो तो पार्ट भी थे जो न्यूजीलैंड की पिछली सीरीज हुई थी वनडे की। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन जो स्पिनर को अच्छा खेलता है, अगर वो अपने आप को पूरी तरह तैयार कर ले तो आई थिंक वो एक एसेट हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा हारून साहब, और ये सवाल जो है ये भी, इसके ऊपर भी पूरी कौम जो है वो आपसे जवाब जानना चाहती है, और वो है शुएब मलिक से के हवाले से। क्या फ्यूचर है उनका? शुएब मलिक का तो मुझे तो कोई इसमें ऐसी कोई इशू नज़र नहीं आए। लेकिन अगर आप देखें तो वो खेल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मुझे तो उनके फ्यूचर प्लान्स का नहीं पता। लेकिन अभी जो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उसमें तो मैं फील करता हूँ कि जो हमारे पास इस वक्त लॉट मौजूद है, आई थिंक वो बेहतर है, अच्छा हो रहा है। उसको कम्पीट करने के लिए शुएब मलिक अगर एज इट इज़ जैसे वो खेल रहे हैं, अगर वो आगे खेलना चाहते हैं तो वो खेलें। जहाँ कोई ऐसी चीज़ या डोर ओपन होते हैं, विंडो ओपन होती है, यू नेवर नो। किसी के ऊपर तो हम दरवाजे बंद तो नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद अपनी कोई अनाउंसमेंट ना कर दे रिटायरमेंट। उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट तो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की, तो इट मीन्स कि वो अभी खेलना चाह रहे हैं। और जिस तरह अभी हमने देखा कि सीनियर प्लेयर की कमी महसूस हुई है अफगानिस्तान सीरीज़ में भी। तो देखिए, आप तो अब तो अगर देखा जाए तो मुझे तो सिर्फ यही याद पड़ता है कि वो तो सिर्फ T20 फॉर्मेट ही खेलते हैं ना, वो वनडे भी नहीं खेलते ना 4 डे खेलते हैं। सो मेरे नज़दीक सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट ही में वो खेलते हुए आपको नजर आते हैं। इनफैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मुझे कहीं उनका नाम नजर नहीं आता। सो ये जब वक्त आएगा तो उसको भी हम देख लेंगे। सो इट्स प्री मेच्योर टू से एनीथिंग अबाउट इट। हारून साहब बहुत शुक्रिया, आपने वी न्यूज़ को अपना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सारे सवालात के उन्होंने जवाबात दिए जो आपके जहनों में थे और हमने उन तक पहुंचाया। और उनके जवाबात आपको कैसे लगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.pk।